हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। हमने एक बुक स्टार्ट करी थी, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड रिपोर्टिंग। तो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रिपोर्टिंग जो बुक हमारी थी वो बीच में ही रह गई थी, है ना। हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाए थे ड्यू टू सम रीजंस। मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पाई थी। चलिए अब शुरू करते हैं उसे। हमने यूनिट फर्स्ट जो है वो कवर कर ली थी एंड हमने एक स्टैंडर्ड भी पढ़ लिया था। आज हम कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी चीज़ जान लेनी ज़रूरी है, वो ये कि हम कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें कि ये टॉपिक्स थे हमारे। और हमारी जो सेकंड यूनिट है ना, ये फर्स्ट यूनिट है, और हमारी जो सेकंड यूनिट है ना, उसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, जिसमें से आज हम सेकंड जो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो अपना पढ़ने वाले हैं। बट हाँ, जो थर्ड यूनिट है उसमें स्टैंडर्ड कम भी है, और मतलब टॉपिक देखे तो उस हिसाब से थर्ड फोर्थ मेरे को पहले करानी चाहिए थी। बट फिर मैं सोच रही हूँ कि यूनिट वाइज ही करा दूँ आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अभी हम टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए। कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़, और वो क्या कि भाई मैंने बोला था आपको कि आपको एक फॉर्मेट याद करना होगा। तो अभी मैंने उसको क्लियरली लिख लिया है फॉर्मेट को, है ना। उसमें पहले जब मैंने फर्स्ट कराया था कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो फर्स्ट हमारा था, उसमें कुछ एक टॉपिक्स या फिर मैं बोल दूँ कि कुछ एक पॉइंट्स जो थे वो एक्स्ट्रा थे। बट अब मैंने मेन पॉइंट ले लिए हैं जो कि मैं हर एक स्टैंडर्ड में यूज़ करने वाली हूँ। तो एक बार इनको रीड कर लेते हैं, फिर पढ़ना आसान हो जाएगा। तो आपको ये वाला फॉर्मेट याद कर लेना है। सबसे पहले हम जिस भी कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करने वाले हैं उसका इंट्रो हम देंगे, इंट्रोडक्शन। देन उसका ऑब्जेक्टिव कि वो स्टैंडर्ड बना तो बना क्यों। देन स्कोप कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होगा। देन डेफिनेशंस की उस स्टैंडर्ड में क्या क्या मेन डेफिनेशंस यूज़ होंगी। देन प्रिंसिपल्स कौन कौन से यूज़ होंगे। देन हम उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, मतलब क्या प्रेजेंटेशन होगी। एंड फाइनली डिस्क्लोजर। ये जो फॉर्मेट है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये फॉर्मेट आपको याद हो गया तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए सारे कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को याद करना, है ना, समझना मतलब। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारा स्टैंडर्ड सेकंड। कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड जो कि हमारा है कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। फर्स्ट हमने पढ़ा था कोस्ट, है ना, कि कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये पेन बना रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, मतलब हम इसकी कॉस्ट कितनी करें। बट हमें जो है पहले सेकंड को पढ़ना होगा। देखिए सेकंड क्या बोल रहा है, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है या इंडस्ट्री है, वो कंपनी कितना तो रॉ मटेरियल यूज़ करेगी, क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ करेगी, और क्या मशीनरी मतलब कितनी मशीनरी वो यूज़ करेगी, तो जिससे कि वो प्रोडक्ट बना सके। यानी रॉ मटेरियल की कैपेसिटी कितनी होगी, इक्विपमेंट की कैपेसिटी कितनी होगी, मशीनरी की कैपेसिटी कितनी होगी, इन सब की कितनी कितनी मात्रा, कितनी कितनी क्वांटिटी वो यूज़ करेगी, दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप था इंट्रो, यानी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने इस चीज़ को समझाने की कोशिश करी। इंट्रोडक्शन में कुछ और मेन पॉइंट्स भी हैं, क्या क्या है वो चलो देखते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर कॉस्ट डिटर्मिनेशन एंड कॉस्ट रिडक्शन। अब आपने कुछ भी मान लो, फॉर एग्जांपल इसकी कॉस्ट डिटरमाइन करनी है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट यही बोलता है ना, कॉस्ट डिटर्मिनेशन, है ना, कॉस्ट के टाइप्स वगैरह। तो कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए पहले पता होना चाहिए कि वो जो चीज़ आप जिसकी कॉस्ट डिटरमाइन कर रहे हो उसको बनाने में कितना रॉ मटेरियल यूज़ हुआ, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ हुई इक्विपमेंट के तौर पे, और मतलब कैसी मशीनरी में उसको बनाया गया, राइट। तो ये आपको पता होंगे, यानी उस चीज़ की कैपेसिटी पता होगी, तभी तो कॉस्ट डिटरमाइन कर पाओगे। तो इसीलिए ये कॉस्ट को डिटरमाइन करने में, और कैसे हम कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, कॉस्ट रिडक्शन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब जो ये कैपेसिटी हमें चाहिए, इसकी डिटेल्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आइडेंटिफाई कैपेसिटी ऑफ ईच ऑफ डिप्लॉयड फैसिलिटी, कि इस प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या फैसिलिटी हमने यूज़ करी, है ना। डिप्लॉयड का मतलब ये होता है कि व्हाट इज़, मतलब क्या चीज़ यूज़ हुई है, तो उस कैपेसिटी का हमें पता चल जाएगा। और फ्यूचर की मतलब फ्यूचर में हमने अपना बिजनेस बढ़ाना है या अपना प्रोडक्ट ही हमने इंक्रीज़ कर देना है, बढ़ा देना है, तो क्या हम मतलब चीज़ें हमें ज़रूरी पड़ सकती कि अब बनाने में जितना यूज़ हुआ उस हिसाब से हम फ्यूचर के बारे में भी डिसाइड कर सकते हैं ना, कि हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा, कितना इक्विपमेंट चाहिए होगा। और हम अगर पहले से ही अपना ये सारी चीज़ें बना के रखें तो फिर इजीली प्रोडक्ट हम बना पाएंगे, अगर एकदम से डिमांड आ गई तो,
ठीक है। इंटरनल मैनेजमेंट जो होगा वो भी प्लानिंग कर पाएगा, मॉनिटरिंग कर पाएगा, है ना। बिजनेस के अंदर जो मैनेजमेंट है वो भी तो प्लान कर पाएगा कि अगर मैं पहले से ही रॉ मटेरियल वगैरह फिक्स करके रख लूँ अपनी, तो फिर यूँ है कभी भी हम प्रोडक्ट बना पाएंगे। सो दैट इज़ कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, ठीक है। और उसका इंट्रो ये रहा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। अब जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो कोई सा भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लगा लो, सबका सेम ही है। यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी, सबका सेम है भाई। देखो अब तक मैंने जितने भी मतलब नोट्स वगैरह बनाए तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। सो देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड चल रहा है और उसका ऑब्जेक्टिव है यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। यूनिफॉर्मिटी क्या, कि जब आप कैपेसिटी को डिटरमाइन कर रहे हो तो उसके प्रिंसिपल और जो मेथड है वो क्या होने चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। मतलब हम सेम मेथड यूज़ करें। ऐसा नहीं है प्रोडक्ट बना रहे हो एक और उसके लिए प्रिंसिपल मेथड्स हर बार अलग अलग यूज़ कर रहे हो। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपको कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल 1 मंथ के लिए आपने किसी प्रोडक्ट के लिए प्रिंसिपल और मेथड्स अलग यूज़ करें उसकी कैलकुलेशन के रिगार्डिंग, और सेकंड मंथ अलग यूज़ करें, तो फिर हम मतलब डिफरेंस कैसे पता लगा पाएंगे कि कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, राइट। सो इसीलिए यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जब हम कैपेसिटी को डिटरमाइन करेंगे तो उसके प्रिंसिपल और मेथड्स जो होने चाहिए वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी बनी होनी चाहिए, मतलब आप जो भी प्रिंसिपल्स मेथड्स वगैरह यूज़ कर रहे हो वो कंसिस्टेंटली आप वही यूज़ कर रहे हो, और एक्यूरेसी होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, हम जो है सेकंड स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि जो भी आप कैपेसिटी को डिटरमाइन कर रहे हो तो वो ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसके आर पार देखा जा सकता है ना, जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। तो वही चीज़ है कि भाई इसमें जो भी आप मेथड्स वगैरह यूज़ करो जब आप इसको डिटरमाइन करो तो दैट इज़ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ना, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका। फर्स्ट इंट्रो, सेकंड ऑब्जेक्टिव, थर्ड स्कोप। स्कोप क्या है भाई, अप्लाइड टू कोस्ट स्टेटमेंट, कि आपका ये जो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड है ये कोस्ट स्टेटमेंट जहाँ पे भी हम कोस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे वहाँ पे ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो इजी सा है ये। और इसमें कैपेसिटी डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, कि कैसे कैपेसिटी को हम क्लासीफाई करेंगे, कैसे हम उसको मेज़र करेंगे, कैसे हम उसको प्रेजेंट करेंगे और कैसे उसका डिस्क्लोजर करेंगे। यानी ये जो पॉइंट्स है ना इनको आप सेपरेटली भी लिख सकते हो। जब आप स्कोप लिखोगे तो सेपरेटली लिख सकते हो, ऐसे डॉट लगाया। देन क्लासिफिकेशन ऑफ कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, इट ऑल्सो इंक्लूड मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, देन इट ऑल्सो इंक्लूड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ हमारा स्टेप है डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या होगा कि जो हमारा कैपेसिटी डिटर्मिनेशन है उसमें क्या क्या मेन मेन पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। जैसे कोस्ट ऑब्जेक्ट, कोई भी एलिमेंट या कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट हमने क्या करनी है, पता लगानी है, सेपरेटली मेज़र करनी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम कैपेसिटी डिटरमाइन करते हैं। डेफिनेशन में ना आपको मेन मेन चीज़ें लिखनी है जो जो दे रखी है। जैसे कोस्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है, कैपेसिटी दे रखी है। जैसे कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी मतलब वो अमाउंट जो कि आप होल्ड कर सकते हो, दैट कैन बी हेल्ड, मीन्स हाउ मच यू कैन डू, कि कितना आप कर सकते हो, है ना, मतलब कितनी चीज़ें आप ले सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ग्लास है और वो सिर्फ 1 ही लीटर पानी होल्ड कर सकता है, दैट इज़ वो उसकी कैपेसिटी है। ऐसे ही बिजनेस की कैपेसिटी होती है कि वो कितना होल्ड कर सकते हैं, मतलब कितनी चीज़ें वो बना सकते हैं ना, उसके हिसाब से वो अपना रॉ मटेरियल इक्विपमेंट वगैरह लगाता है। अब कैपेसिटी के टाइप्स आ गए। वैसे तो ये मतलब ज़्यादा लेंथी हो जाएगा देखे तो, बट ये जो टाइप्स है ना ये 2 मार्क्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप डेफिनेशन में लिख दोगे, फॉर एग्जांपल 16 मार्क में क्वेश्चन आ गया कि कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड एक्सप्लेन करो, तो आप अगर ये लिख के आगे तो देन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो नॉर्मल कैपेसिटी कौन सी होती है भाई, कि कोई भी प्रोडक्शन है यानी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस, कोई भी आपने कुछ भी बनाया या फिर कोई सर्विस है उसकी वॉल्यूम या तो वो अचीव्ड है या अचीवेबल है, मतलब अचीव की जा सकती है या वो अचीव हो चुकी है ना। और किस पीरियड में, नॉर्मल जो सर्कमस्टांसेस होता है, मतलब 1 साल का पीरियड होता है ना नॉर्मल, तो उस पीरियड में कोई भी कैपेसिटी, कोई भी वॉल्यूम जो है वो या तो अचीव्ड है या अचीवेबल है, जिसको हम अचीव कर सकते हैं, वो तो है नॉर्मल कैपेसिटी, क्योंकि वो तो हम अचीव कर सकते हैं ना, या हम अचीव कर चुके हैं। लेकिन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कौन सी होती है, मैक्सिमम प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जो कि मैन्युफैक्चर के अकॉर्डिंग होती है, मतलब मैन्युफैक्चर इसको चाहता है
इंस्टॉल करना, और ये स्पेसिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट, मतलब कोई इक्विपमेंट कोई मशीनरी मतलब ऐसी है जो स्पेसिफिक है, उस पर डिपेंड करती है इंस्टॉल कैपेसिटी, ठीक है। ओके, देन नॉर्मल आइडल कैपेसिटी, जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और जो हमारी नॉर्मल कैपेसिटी होता है उन दोनों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि नॉर्मल तो होगी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जो कि हम अचीव कर चुके हैं या अचीव होने वाली है, मतलब अचीवेबल है, और इंस्टॉल्ड जो कि हम चाहते हैं करना, है ना, मतलब मैक्सिमम जो होगी हमारी मैक्सिमम प्रोडक्टिव कैपेसिटी, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगी नॉर्मल आइडियल कैपेसिटी। देन नेक्स्ट देखते हैं अब नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। अब नॉर्मल कौन सी होती है, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कि नॉर्मल कितनी अचीवेबल या अचीव्ड है और एक्चुअल आई कितनी, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो अब नॉर्मल आइडल होगी। तो फिर एक्चुअल क्या होती है, अरे एक्चुअल जो कि हम एक्चुअली हमने अचीव करी है वो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन अचीव्ड, ठीक है। तो हमने दो तीन चीज़ें पढ़ी, देखो डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी में हमने कैपेसिटी पढ़ी, फिर हमने नॉर्मल पढ़ी। नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल थी अचीव्ड या अचीवेबल, फिर उसके बाद एक्चुअल जो कि अचीव्ड है ओनली, मतलब कि हमें जो मिल चुकी है, और इंस्टॉल जो हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, और फिर उसमें भी आइडल थी। अब नॉर्मल आइडल जो कि नॉर्मल और एक्चुअल का डिफरेंस थी, और नॉर्मल आइडल नॉर्मल और इंस्टॉल्ड का, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट हमारा स्टेप है, हमारा फर्स्ट था इंट्रो, देन हमारा ऑब्जेक्टिव, देन हमारा स्कोप, देन डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद डेफिनेशन के बाद डिटर्मिनेशन के बाद प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। अच्छा, इसमें एक वर्ड प्रिंसिपल जो था ना वो इसमें दे नहीं रखा था, ओके भी, तो जितना मेरे को जहाँ से जो मिला है उस हिसाब से मैंने करा, तो इसमें प्रिंसिपल्स जो था वो दे नहीं रखा था। उसके बाद इसमें प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर है। सो प्रेजेंटेशन में क्या लिखेंगे, कोस्ट स्टेटमेंट जो है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होगी, नॉर्मल कैपेसिटी प्रेजेंट होगी, और जो आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी है वो और एक्चुअल कैपेसिटी है वो, उसको हम प्रेजेंट करेंगे कहाँ, कोस्ट स्टेटमेंट में। और क्या प्रेजेंट करेंगे, और एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन शैल बी प्रेजेंटेड, जो हमारी एक्चुअल कैपेसिटी है ना उसको इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की परसेंटेज की फॉर्म में भी हम लिखेंगे। तो प्रेजेंटेशन में हम दो ही चीज़ें प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। डिस्क्लोजर की क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज होनी चाहिए, कोस्ट स्टेटमेंट में फॉलोइंग जो है वो डिस्क्लोज होनी चाहिए, कि जो नॉर्मल कैपेसिटी और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसमें क्या क्या चेंज आ रहे हैं, क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, तो वो हम डिस्क्लोज करेंगे। लो कैपेसिटी अगर हमारी है तो क्यों है, उसका रीज़न हम डिस्क्लोज करेंगे अपनी जो कोस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे ना उसमें, ये चीज़ें, ठीक है। और सिर्फ इम्पॉर्टेंट और क्वान्टिफिएबल, मतलब जो क्वांटिटी में ऐसा बोलते हैं ना न्यूमेरिक फॉर्म में जो लिखी जा सकती है ना, जिसको मापा जा सकता है, विच आर मेजरेबल, तो यानी जो काम की चीज़ें है ना उसी को डिस्क्लोज करेंगे, है ना, बेफालतू की चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करेंगे। एज अ फुट नोट, कुछ चीज़ें हम फुट नोट के तौर पे भी लिख सकते हैं। आपको पता है ना, आपने शायद पढ़ा होगा कि ऐसे इधर साइड में कोई मतलब कि स्टेटमेंट हमने बनाई, फुट यानी किसी चीज़, कोई स्टेटमेंट है उसके पैर के पास अगर हमने कोई चीज़ मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख दी, दैट इज़ कॉल्ड फुट नोट। एक ऊपर होता है हेडर फुटर, आपने देखा होगा मतलब सुना होगा कंप्यूटर में, वैसे ही इसमें को स्टेटमेंट में आप फुट नोट के तौर पे भी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करोगे। और अगर आपने कोई भी प्रिंसिपल्स, कोई भी मेथड्स जो आपकी कोस्ट अकाउंटिंग है उसमें कुछ चेंज करा है तो वो आप डिस्क्लोज करोगे, यानी अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। एंड जो भी आप चेंजमेंट जो कुछ भी आप करोगे वो सारा आप डिस्क्लोज करोगे, ताकि कोस्ट स्टेटमेंट को समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, स्पेशली जो कोस्ट स्टेटमेंट के बेस पे डिसीजन लेते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ये हमारी कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड था जो मैंने समझाने की कोशिश आपको करी है, और आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू अगर आपको समझ आ गया तो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर 100+ सब्सक्राइबर्स। एंड ठीक है, अगर जिसने समझ आ गया तो बता देना मेरे को कमेंट में, और अगर कुछ भी आप कहना चाहते हो जो भी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।